अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, एक खास वीलॉग लेके आपके सामने फिर हाजिर हैं। आज आपको ये बताएंगे जी कि सिर्फ मोदी जी अपने मुल्क में घटिया नहीं है, उनसे ज्यादा घटिया लोग भी मौजूद हैं। यार बस कर। यकीन माने, जो मैं आपको नाम बताने वाला हूं, ये मोदी से ज्यादा घटिया आदमी साबित हुआ है। इनका नाम है जी योगी आदित्यनाथ। इन्होंने एक बहुत ही फजूल किस्म की बकवास की है। इनफैक्ट इन्होंने दो बकवासें की हैं, दोनों आपको बताएंगे। और उसके बाद आपको यह बताएंगे कि इस्लामाबाद की एयर स्पेस बंद की जा रही है। ये बार बार इस्लामाबाद की एयर स्पेस क्यों बंद हो रही है, ये क्या टेंशन है? अवाम बड़े सवाल पूछ रही है। आपको पता है कि आजकल जब भी जहाज उड़ते हैं तो लोगों के जहनों में कुछ और ही आता है, तो ये डिटेल जानिएगा कि अब ये क्या हो रहा है। फिर आपको ये बताएंगे जनाब कि जो अनिल चौहान थे, एक वो आपको जनरल याद होंगे इंडिया के, जिन्होंने कहा था जहाज तो गिरते रहते हैं, नुकसान तो होता रहता है, बड़े कैजुअल वे के अंदर कह गए थे। उन्होंने ही एक बहुत बड़ा बयान और दे दिया है। महसूस ऐसे ही होता है कि मतलब जनरल साहब को गौर से देखें तो फील होता है थोड़ा सा थोड़ी भी टीबी वीबी हुई है, लेकिन बार ये जनरल साहब का एक बयान है, ये भी आपको बताएंगे क्या है। और जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। सोल्जर्स रिजाइन करके जा रहे हैं, लिटरली सोल्जर्स रिजाइन करके जा रहे हैं, और ये पूरी कंपेन है। हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि इंडियन आर्मी खुद ही छोड़ के जम्मू कश्मीर से निकल रही है। रीजन जानेंगे क्या है। और आखिर में आपको स्पेशली ये कहता चलूं कि आपने अगर जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो वो JavedCH.com पे आप पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़िएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। खैर मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप पहले से जानते हैं, इतने अरसे से वो कॉलम लिख रहे हैं। और मैं इस चीज में एक बड़े मजे की बात आपको शेयर करता चलूं। आज भी अगर कोई इंसान मुझे मिलता है ना चौधरी साहब के मुतालिक, जो पहली बात करता है, तो मैं हैरान होता हूं कि ये सेम जुमला सारे क्यों बोलते हैं। वो जुमला ये होता है कि हमने उनकी सारी किताबें खरीदी हुई हैं, हम उनके सारे कॉलम पढ़ते हैं, और शुरू से आज तक हमने कोई कॉलम नहीं छोड़ा। तो इतनी वो जो फॉलोइंग है ना किसी की, रिलीजियसली फॉलोइंग किसी कॉलम की, वो मैंने नहीं देखी लिटरली। मतलब ये चौधरी साहब की तारीफ यहां पे बनती है। फिर आपको मैं ये बताऊं जी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं अपनी पहली स्टोरी पे। और पहली स्टोरी है, मोदी से बड़ा बदबूदार आदमी कौन। अब यार ये योगी आदित्यनाथ के बारे में बात कर रहे हैं आप। बीजेपी का ये लीडर है, बड़ा पुराना लीडर है, और 21 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में ये सबसे पहले लोकसभा का मेंबर बना था। और उसके बाद मुसलसल 5 मरतबा ये लोकसभा गया है, और 2017 तक ये मुसलसल जो है ना वहाँ पे रहा है। फिर यूपी का ये वज़ीर आला भी रहा है, और बड़ा मशहूर आदमी है ये हिंदुस्तान के अंदर। अगर आप देखें तो आपको हर तरफ योगी जो है ना वो आपको नज़र आता है। और अपनी गुफ्तगू जो है ना उसके अंदर भी बड़ा ये दिलचस्प आदमी है, मैं इसको यही कहूँगा। तो बहरहाल उसने कल दो बातें की हैं। उन दोनों बातों को ज़ाहिर इस वक्त आजकल डिस्कस भी किया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ वो सामने रखूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जी बांग्लादेश पर हमला करना चाहिए, और उसमें उन्होंने कहा जी अगर मोदी ये हमला नहीं करता तो फिर उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और हमें मौका देना चाहिए कि हम बांग्लादेश के ऊपर जाके हमला करके उस पर कब्ज़ा करके उसे अखंड भारत का हिस्सा बना दें। हम्म। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो कुछ कर रहा है बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, ये मुल्ला आसम मनीर कर रहा है, यानी कि फील्ड मार्शल को मुल्ला आसम मनीर है वो कह रहे हैं। हम्म। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमें उनको हानि देनी चाहिए, यानी कि उनको उनके साथ टकराव करना चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि हम क्या चीज़ हैं वगैरह वगैरह। अब ये दो चीज़ें हैं, बातें तो लंबी चौड़ी हैं लेकिन दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ना पाकिस्तान ने करवाया है, और ना ही बंगालियों ने किया है। ये इंडिया का जवाब है जो वहाँ पे वो करते रहे। अब हम्म। देखिए ना, 50 साल आपने बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी बना के रखा, और हम्म। आपने बंगालियों के साथ वो सलूक किया जिसके वो मुस्तहिक नहीं थे। क्योंकि बंगाली जो है ना ये वो कौम है कि जिसने यहाँ पे मुस्लिम लीग की बुनियाद भी रखी थी, और वो हिंदुओं के साथ या हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे। और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है, उसके बाद फिर पाकिस्तान बना। फिर वहाँ पे क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा अक्सरियत थी वहाँ पे, और उसके ज़रिए रॉ ने वहाँ पे बहुत कुछ किया। फिर इंदिरा गांधी ने उसका फ़ायदा उठाया। दूसरा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में। और फिर मैं एक चीज़ ये भी जो है ना एतराफ़ करूँगा कि जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी थी हम्म। और उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, उसकी बड़ी गलतियाँ थी। उनको ये हम्म। चाहिए था कि बंगालियों को अंडरस्टैंड करते, क्योंकि हम यहाँ पे ना वो शान शौकत के बड़े बहुत ज़्यादा गर्विदा हैं और आर्टिफिशियल लाइफ गुजारते हैं। बंगाली बड़े सिंपल लोग हैं। हम्म। उनके बड़े से बड़ा आदमी भी जो उससे धोती बांधी होगी, स्लीपर पहने होंगे, उसने कैंची चप्पल जो होती है वो। हम्म। इवन पाशानी साहब जब यहाँ पे आते थे, जो बहुत बड़े लीडर थे उनके, तो उन्होंने कैंची चप्पल पहनी होती थी। हम्म। और किसी ना किसी दोस्त के घर रह जाते थे, वो थोड़ा सा खाना खाते थे, चुप करके साइडों पे लेटे रहते थे, कोई ज़्यादा मुतालबा नहीं करते थे। कभी उन्होंने कोई करप्शन की कोई स्टोरी बांग्लादेशी बांग्लादेशी जो लोग हैं उनकी नहीं निकली थी कभी भी, सही। जब वो मशरक़ी पाकिस्तान थे। जबकि इसके मुकाबले में यहाँ जितने लोग हैं वही, कोई काला साहब जो है
वो अगर सीएसएस कर लेता है या पीसीएस कर लेता है तो वो समझता है मैं हुक्मरान बन गया। तो हम्म। वो जो एक समाजी जो फ़र्क था वो एक टकराव की सूरत में निकला और अल्टीमेटली मशरक़ी पाकिस्तान ने अपने आप को अलग कर लिया पाकिस्तान से। हम्म। और उसके अंदर ज़ाहिर है इंडिया का, इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। और मानेक शाह जो उनका फील्ड मार्शल बाद में बना और उनका आर्मी चीफ था, उसका हम्म। ये सारा था किया धरा। ठीक है। बहरहाल अलग हो गए। उसके बाद इंडिया को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि अगर ये बंगाली पाकिस्तान के साथ नहीं रहे, उस हम्म। पाकिस्तान के साथ नहीं रहे जिसे इन्होंने खुद बनाया था और उस मुस्लिम लीग के जरिए बनाया था, जो कलकत्ता के अंदर और जो ढाका के अंदर जिसने परवरिश पाई थी हम्म। और जिसकी बुनियाद ही बंगालियों ने रखी थी। तो अगर ये उसके साथ नहीं चल सके तो हमारी जो बुली है ये कितनी देर तक उसे रेजिस्ट करेंगे, कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ उसमें हम्म। ना बंगालियों का कंट्रीब्यूशन है ना को पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान तो बहुत दूर बैठा हुआ है और ठीक है। पाकिस्तान के अपने इतने ज़्यादा मसले हैं कि उन मसलों से निपटेगा या फिर बांग्लादेश के अंदर जाके एक मूवमेंट चलाएगा। हम्म। तो ये इनकी बुली थी, ये उनकी इनकी हरकतें थी जिसकी वजह से फट पड़ा बांग्लादेश और उन्होंने हसीना वाजिद को भी वहाँ से निकाल दिया और जितना असर और रसूख था इंडिया का उसको भी उन्होंने खारिज करना शुरू कर दिया। हम्म। तो आदित्य नाथ साहब जो है ना, योगी साहब, उनको चाहिए कि इसको अंडरस्टैंड करें, एक स्टडी हम्म। करवाएं और जो वहाँ पे कांग्रेस के लोग जो रिपोर्ट बना के फिर रहे हैं, हम्म। इनको चाहिए शशि थरूर की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ लें हम्म। और उसको सीरियस लें। उसकी हम्म। वजह यह है कि ये इन लोगों की गलती है जिसकी वजह से इनका हमसाया इनसे नाराज़ हो गया और उसकी शिद्दत के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। अब वहाँ पे देखो ना, हिंदू सेफ नहीं रहे। मुझे पिछले दिनों ना न्यूयॉर्क जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे एक स्क्वायर है, यूनियन स्क्वायर उसको कहते हैं। ठीक है। तो यूनियन स्क्वायर जो ना 14 स्ट्रीट के ऊपर है। तो वहाँ मैंने देखा तो बंगाली जो थे ना वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे वहाँ, क्योंकि यूनियन स्क्वायर के अंदर बहुत एहतजाज चलते रहते हैं। तो वो हम्म। बंगाली में बात कर रहे थे तो अपने जैसे लगे तो मैं भी वहाँ पे खड़ा हो गया। हम्म। वो वहाँ जाके मुझे ये पता चला कि ये बांग्लादेशी हिंदू हैं हम्म। और ये जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और वो ये अच्छा। कह रहे हैं कि जी इन्होंने बड़ी ज्यादती की है, हमें हिंदुओं को वहाँ पे रहने दिया जा रहा, हमें निकाला जा रहा है। हम्म। तो मैं फिर हंस पड़ा। मैंने उनसे कहा कि यार पहले आपने 1971 में ये नारे पाकिस्तान के खिलाफ लगाए थे हम्म। और अब आपको बांग्लादेश के खिलाफ ये नारे लगाने पड़ गए हैं। तो हम्म। वो ये हिस्ट्री है जो जाहिर है फिर वो रिपीट हो रही है। तो मेरा ख्याल हम्म। है ये सारी गलती जो है इनकी है। और दूसरा ये कि इंडिया को अब ये अखंड भारत के बुखार से निकलना चाहिए। कभी ना श्रीलंका को कह देते हैं, कभी ये हम्म। बर्मा को कह देते हैं, हम्म। कभी ये जो पाकिस्तान है उसको तो कहते ही ये अखंड भारत है हम्म। और जो कश्मीर है वो कहते हैं जी हमारा इंटेग्रल हम्म। पार्ट है। तो इस टाइप के जो बुखार है ना उससे इनको निकलना चाहिए, क्योंकि हम्म। अगर ये कहेंगे तो फिर जो अफगानी तालिबान है ना वो भी हिंदुस्तान को अपनी मलकियत समझते हैं। तो फिर हम्म। उनको भी मौका दें आके वो अखंड पैदा कर लें यहाँ पे। तो ये बेवकूफ़ी है। तारीख को आप पीछे नहीं ले जा सकते, तारीख आगे की तरफ जाती है, वक्त आगे की तरफ जाता है, पीछे नहीं पलटता। इनको सही है। गलत फहमी है कि ये 1946 में ले जाएंगे सारे, हम्म। जब पूरा हिंदुस्तान अखंड था। अखंड उस वक्त भी नहीं था, कब हुआ था, तब ब्रिटिश बैठे हुए थे यहाँ पे। हम्म। और अखंड जो है ना ये यानी पूरा हिंदुस्तान सिर्फ, बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, सिर्फ 2 मौके आए हैं बल्कि हम्म। 3 हिंदुस्तान की तारीख में जब हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ है। हम्म। उसके अलावा तो ये छोटी-छोटी सल्तनतें थी, छोटी-छोटी स्टेट्स थी इनके अंदर और ठीक है। इंडिपेंडेंट थी सारी। अच्छा। और वहाँ से एक स्टेट के अंदर दाखिल होने के लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ती थी, ये ओके। था। सिर्फ 3 मौके आए हैं। एक तो अशोक आज़म, हम्म। उसका जो दौर था उस दौर में उसने काबुल तक फतह कर लिया था और पूरा हिंदुस्तान एक था, इसमें कोई शक। हम्म। दूसरा जो है वो है औरंगजेब आलमगीर या फिर अकबर आजम, आप कह सकते हैं। इन हम्म। दोनों में से कोई एक है कि हम्म। जिसने पूरे हिंदुस्तान, अकबर आजम है जिसने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत हम्म। की थी। कुछ ठीक है। लोग कहते हैं औरंगजेब भी, क्योंकि उसने दक्कन भी फतह कर लिया था। हम्म। बहरहाल आप इन दोनों में से एक को समझ लें। तो हम्म। उसने 50 एक साल जो है वो पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर ली थी। हम्म। दूसरा जो है ना मुगली सल्तनत जो है ना उसके अंदर एक ही बादशाह गुजरा है जिसकी हुकूमत जो है ना, या वो औरंगजेब को क्रेडिट दे दें आप या फिर ठीक है। आप अकबर को दे दें। अकबर ओके। आजम को इसलिए कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर काबिज था ओके। और औरंगजेब जो था उसने दक्कन भी फतह कर लिया था, तो क्रेडिट कुछ हम्म। उसको भी जाता है। तो आप इन दोनों में से एक ही को कंसिडर करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। और तीसरा ब्रिटिश है, जब वो आया तो उसने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। ओके। तो इसके अलावा तो कभी भी भारत अखंड नहीं रहा और हम्म। किसी मौके पे भी। और ये तीनों मर्तबा जब हुआ है तो वो इनका अपना कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये कोई और था।
और जो अच्छा। अशोक है वो भी ज़ाहिर है वो वेस्ट से आया हुआ है, यानी कि आप ये समझें कि साउथ साउथ ऑफ इंडिया से, और हम्म। वहाँ से आके तो उसने कर लिया, और वो भी बाद में क्योंकि हिंदू नहीं रहा था, वो बुद्ध हो गया था। अच्छा। तो वो एक बुद्ध स्टेट उसने बना दी थी, और यहाँ पे जो हम्म। टेक्सला यूनिवर्सिटी है वो उसी के दौर में बनी हुई है सारी। अच्छा। ये टेक्सला का सारा रीजन जो है ना उसने ठीक बनाया है। था। उसने बल्कि जो टूथ रेलिक हैं बुद्धा के, वो ला के उसने टेक्सला में दफन कर दिए थे। तो हम्म। ये बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन था। तो आखिर में ठीक वो है। ही बुद्ध हो गया था, वो हिंदू नहीं रहा था। तो हम्म। ये अखंड से इनको निकलना चाहिए। दूसरा ये है कि जब आप किसी आदमी के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, उसका नाम बिगाड़ते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आदमी आपकी आंखों में रड़क रहा है, वो हम्म। फिर रेत की तरह चुभ रहा है आपकी आंखों में। तो हम्म। जनरल आसिम मुनीर जो है, इसका मतलब है कि ये उनके ख्वाब में आ रहे हैं जनरल आसिम मुनीर इंडिया के। ठीक है। और जब योगी साहब इतने ज़्यादा परेशान हैं और वो उनका नाम बिगाड़ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ ना कुछ तो कर दिया है फिर इंडिया के साथ। ठीक क्योंकि है। जब ये किसी अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है, पाकिस्तान बड़ा कमज़ोर है, तो फिर ये आर्मी चीफ से क्यों घबराते हैं भाई? हाँ, उनको कहें ठीक है, लगे रहें आप। जान जाती है तो जान इनकी। जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंट डालना था फिर वो हाँ, पाकिस्तान ने डाल दिया हुआ है, फील्ड बिल्कुल सही। मार्शल ने डाल दिया हुआ है। जब हम्म। आप उनको मुल्ला कह रहे हैं तो इसका ठीक। मतलब ये हुआ कि वो आपके ज़हन में, आपके दिल में घुस चुके हैं। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब एक बड़ी जाती की आपने कहा ये पढ़ लिख लें तो ये हो जाएगा, मतलब बीजेपी ये पढ़ लिख क्या बात कर दी चौधरी साहब आपने। यार इस तरह ना अखंड करें। भारत की बात करते हैं, अखंड क्या बस ऐसे एक मिलता जुलता वर्ड है, वही भारत। अच्छा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट आगे जी, और नेक्स्ट हमारी खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं, फिर इस्लामाबाद के ये हवाले जूम से एक वाली बड़ी बात ना किया कर यार, जूम वाली बातें ना किया कर यार, कसम से बुरा डायरेक्ट बुरा बोल दूं बुरा क्या? लगता है यार, बुरा लगता है। अच्छा अच्छा मजबूरी है। अच्छा। ठीक है। अच्छा जी, अनिल चौहान साहब के हवाले से सीडीएस जो हैं इंडिया के, ये एक उनके जर्नल हैं, मतलब एक बात मैं पहले भी कहता हूं कि हमारे जर्नल्स की पर्सनैलिटी फील होती है, इनके जर्नल्स पता नहीं क्यों मरीज मरीज से लगते हैं। बहरहाल खबर जानिए बात क्या। अब ये अनिल चौहान साहब, जनरल अनिल चौहान साहब जो हैं, वो जैसे हमारे सीडीएफ हैं ना, उनके सीडीएस हैं। और हम्म। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई के अंदर एक इन्होंने वहाँ पे तकरीर की है, और उसके अंदर इन्होंने एक चुनौती दी है जिसको कहते हैं, और अपने लोगों को कहा है तैयारी कर लो। इन्होंने कहा जी हमें ना शॉर्ट ड्यूरेशन की जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, और साथ उन्होंने कहा ऑपरेशन संदूर की तरह। हंसने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा फुल स्केल जंग नहीं होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन जो जंग है ना उसके लिए। और हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि हम्म। किसी वक्त भी ये वक्त आ सकता है, हम जाएंगे और हम्म। लड़ेंगे और वापस आ जाएंगे। हम्म। अब ये जो इंडियन पॉलिसी है ना उसमें शिफ्ट है। इंडिया हमेशा ही कहता था कि फुल हम्म। स्केल जंग जो है ना उसको हमने लड़ना है, हम्म। और इतनी बड़ी फौज रखी हुई है उन्होंने, हम्म। वहाँ पे इतनी ज़्यादा फौज रखी हुई है वो फुल स्केल जंग के लिए। अब अगर आपने हम्म। फुल स्केल जंग नहीं करनी तो 12 लाख फौज तो आपकी जाएगी, हम्म। आपने उसको फारिग करना ही करना है। बल्कि इंडिया के अंदर ये मुतालबा शुरू हो गया कि हम्म। जी 12 लाख हमारी फ़ौज जो है ना अब इजाफी है। जब हम एयरफोर्स के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं और इतना ज़्यादा हम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये फ़ौजी क्यों रखे हुए हैं? बल्कि अब तो ऑपरेशन संदूर की मिसाल दी जाती है हम्म। कि उसमें एक फ़ौजी भी अपने यूनिट से बाहर नहीं निकला। हम्म। तो जब फ़ौजियों को तकलीफ ही हमने नहीं दी, तो उनके ऊपर पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? तो ठीक अब है। ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन की जंग की बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी कि जब हम्म। जंग ही हमने शॉर्ट ड्यूरेशन की करनी है, हम्म। तो ये फुल स्केल फौज क्यों रखी हुई है हमने? तो हम्म। इससे तो जान छुड़ाएं। तो ये मुझे लगता है इन्होंने अपना ही कफन जो है ना उसके अंदर कील ठोक लिया, ठीक और है। अब ये आराम से इनको नहीं बैठने देंगे वो। दूसरा ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की तरह, भाई ऑपरेशन सिंदूर से आपकी टिंड हो गई हुई है हैं? और ठीक है। वो आपके जो बुजुर्ग है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो रोज कहते हैं कि हम्म। 8 हत्यारे गिरे हैं आठ उसके से। अंदर, 8 हत्यारे गिरे हैं। तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर की तरह क्या शॉर्ट ड्यूरेशन आपने जंग लड़नी है, 3 दिन हाँ। तो आपकी एयरफोर्स ही उड़ी और पूरे इंडिया में तमाशा देखा गया। तो अगर वो इस टाइप का एक ऑपरेशन संदूर 2, 3, 4 करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन ठीक है। यहाँ पे ना मैं एक बड़ी मजे की बात बताना चाहता हूँ कि तैयारी हम्म। पाकिस्तान ने की हुई है असल में ना। अच्छा। और पाकिस्तान ने ये फैसला किया हुआ है, और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोर्सेस को ये बता दिया, हम्म। पाकिस्तान ने बताया हुआ है कि इंडिया ने अगर इस मर्तबा अटैक किया तो हम इसको हिलने नहीं देंगे। उसके हम्म। बाद ऐसी ऐसी जगहों पे हम अटैक करेंगे कि सोच भी नहीं सकते, हम्म। और पिघल जाएगा इंडिया। यानी प्रॉपर धमकी दी है कि ये हम इंडिया को छोड़े नहींगे कि तो ये मजाक नहीं चलेगा ये वाला। मजाक नहीं चलेगा कि आप हम्म। किसी दिन भी उठें और उसके बाद फिर आप अटैक कर दें। तो ये ठीक है। अब मजाक पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम्म। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स पे लोगों को, मुल्कों को बता दिया हुआ है बिल्कुल सही। कि ये हम्म। पाकिस्तान नहीं बख्शेगा। तो ठीक है। मेरा ख्याल है ये नील चौहान साहब को इसके बारे में सोचना हम्म। चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है ना वो ज़्यादा जल्दी और तेज़ शॉर्ट ड्यूरेशन की जंग कर ले।
और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की पाकिस्तान ने जंग छेड़ी तो फिर ये मेरा ख्याल है ना शॉर्ट कर सकेंगे ना लॉन्ग कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर कह सकेंगे। रहे हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, ये मुंह से ही करते हैं सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट, मुंह इस तरह के जो। हम्म। अच्छा चलें चलो साहब, अब नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। ये स्टोरी जी हर मुसलमान की, कश्मीरी मुसलमान की स्पेशली ये आवाज़ है। आपको पता चल जाएगा जी कि जुल्म भी एक तो होता है ना, किसी पे जुल्म हो रहा है, एक है जो जुल्म कर रहा है। जो जुल्म कर रहा होता है उसका भी ज़मीर होता है, मलामत जरूर कर रहा होता है, लेकिन मोदी जैसे ढीठ उस आवाज को सुन नहीं रहे होते। लेकिन कुछ लोगों ने शायद अपनी आवाज सुन ली। तो जानिए जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर आई। अब जम्मू कश्मीर की जो इंडियन आर्मी है उसमें से 15 सोल्जर ने इस्तीफा दे दिया। उसके अंदर मेजर अरशद एक है, मुसलमान है, उसका इस्तीफा बहुत डिस्कस हो रहा है। एक वीडियो भी उसने अपलोड की है और वो भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। उसके अंदर उसने कहा है कि ये लोग जो हमसे करवा रहे हैं जो कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर, ये हमारे खिलाफ वार क्राइम्स हो जाएंगे किसी वक्त भी, और हमें जवाब देना पड़ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमें ऑर्डर दिया जाता है कि आप घर के अंदर दाखिल हो जाएं, हम किसी के घर में दाखिल हो जाते हैं, उनकी ख़वातीन को हरास कर देते हैं, उनके जो नौजवान बच्चे हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करते हैं, जिसको ज़ाहिर है हमारा ज़मीर नहीं बर्दाश्त करता। उसको बहुत अफसोस होता है कि ये हम किस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। और अभी तो बहुत कुछ तो वो बता ही नहीं पा रहा नहीं होगा बता शायद। रहा ज़रा, उसमें कहा जी, उसने कहा जी कि बड़े हाई सिक्योरिटी जोन हमने उसको बना दिया हुआ है, हर तरफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी है। कोई ऑफिसर निकलता है, कोई जवान निकलता है तो उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। आम आदमी जो बहुत उसके अंदर गमोस है, लोग हमें वेलकम नहीं करते मकबूजा कश्मीर के अंदर। और सर्च ऑपरेशन के नाम पे हमने पूरे इलाके का उनका हैयत ही चेंज कर रख दी है और बहुत लोगों को डिस्टर्ब किया है। तो इसलिए हम ये मज़ीद नहीं चला सकते। ये चंद लोगों की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये इंडियन आर्मी का बहुत बड़े लोग हैं, बड़े दस्ते हैं जो इस टाइप की चीज़ें सोच रहे हैं। बल्कि मकबूजा कश्मीर से कभी भी इंडिया को अच्छी खबरें नहीं मिली। वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं, कभी वो ये कह देते हैं कि हमें खाना नहीं मिलता, कभी कह देते हैं सर्दियों में हमें प्रॉपर कपड़े नहीं मिलते, फिर वो कह देते हैं जी हमारे अफसर यहाँ पे बड़ी करप्शन कर रहे हैं, फिर वही कहते हैं जी कि दिल्ली को हम नज़र ही नहीं आते। तो इस टाइप की हरकतें जो ना वो कई फौजी रिकॉर्ड करके उसको भेजते रहते हैं। तो ये इस मरतबा मेरा बड़ा डेंट पड़ा है। और ये आवाज़ अगर आगे निकलनी शुरू हो गई तो इनके जो जर्नैल हैं वो फंस जाएंगे, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अंदर इनकी फ़ौज फंसी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को इन्होंने बहुत क्रैश किया है, लेकिन जो लोगों ने इस फ़ौज के साथ कर दिया है ना वहाँ पे, वो भी इंतहा है वैसे। तो जो कुछ वहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ हो रहा है, दुनिया में किसी जगह पे किसी भी आर्मी के साथ इस तरह नहीं हुआ। तो ये मेरा ख्याल है इनको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए ये। चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी पे चौधरी साहब, इस्लामाबाद की एयर स्पेस क्यों बार बार बंद की अब जाती ये 2 दिन से मुसलसल बंद की गई, आज भी बंद की गई। आज 10:55 से लेके 11:55 सुबह के वक्त बंद हुई एयर स्पेस। जहाज़ जो थे उनको डाइवर्ट कर दिया गया और जो जहाज़ फ्लाई करने थे वो फ्लाई नहीं कर सके। इसके साथ 2:25 से लेके 3:25 पे दोपहर के वक्त भी हुई। और उसकी वजह ये है कि ये जो यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं कल, और शेख ज़ायद बिन अल नहयान। तो ये एक बहुत बड़ा दौरा है और पाकिस्तान को इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। तो यूं ही ये पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होंगे तो हमारे F-16 जो है वो इनको सलाम भी पेश करेंगे और इनको अपनी बाकायदा जो है ना हिसार में ले लेंगे। हिसार में लेके इनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लेके आएंगे। तो ड्रिलिंग हो रही है इसकी और रिहर्सल हो रही है। तो इसलिए 2 दिन से आपको इस्लामाबाद के ऊपर जहाज़ जो हैं चलते हुए, उड़ते हुए, दौड़ते हुए नज़र आते हैं। आपको उनकी आवाज़ें नज़र आती हैं, आवाज़ सुनाई देती है। बिल्कुल तो ठीक ये है। उसकी प्रैक्टिस की जा रही है, उसकी रिहर्सल की जा रही है। तो ये लोग कल से पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है? भाई कुछ नहीं हो रहा। ये ज़ाहिर है हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनके इस्तकबाल के लिए एयर फोर्स जो है वो एक ड्रिल कर रही है उसके। अब वो आएँगे, मेरा ख़्याल है हमारे लिए बहुत मोहतरम है और हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। बिल्कुल चौधरी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। जहाज यहाँ हम उड़ाते हैं, सुना है मोदी जी वहाँ बेड से गिर जाते हैं पता नहीं क्या टेंशन है। अच्छा चलें, अब हमारी आखिरी स्टोरी जी आज की जी, कि पाकिस्तान की एक फीमेल स्मगलर ने, खातून स्मगलर ने तबाही मचा दी। सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि भी उस मुल्क के अंदर जहाँ पे ये करना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन क्या टेक्निकल लोग हैं, कर जाते हैं। चीज़ बहुत बुरी है, पाकिस्तान की बदनामी है, लेकिन क्या करें, अब फैसला बहुत बड़ा आ गया उनके खिलाफ। जानिए कि खातून कौन है, इनके साथ क्या हुआ। इनका नाम सिदरा नौशीन है, 34 साल इनकी उम्र है, इंग्लैंड में रहती हैं ये। और इनके घर से हीरोइन निकल आई थी और ये हीरोइन वहाँ पे बाकायदा स्मगल करवा के इंग्लैंड लेके आती थी, फिर वहाँ पे लोगों में तकसीम करती थी, बेचती थी। और सैकड़ों की तादाद में लोगों को इसने नशे पे लगा दिया और बड़ी स्मगलर थी। और जब इतला मिली और उसके बाद रैकी हुई इसके घर की, फिर इसके ऊपर छापा पड़ा। ब्रिटिश जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने छापा मारा।
तो कपड़ों के अंदर से निकली हिरवन, फिर दीवार के अंदर होल करके उसके अंदर हिरवन छुपा के उसके ऊपर वॉलपेपर लगाया हुआ था। ठीक है। उसके अंदर से निकली, फिर जूतों के अंदर से, फिर मुख्तलिफ डिब्बों के अंदर से। तो खासा इसने ज़ख़ीरा किया हुआ था वहाँ पे। अब वो बड़ा मसला ही ये है यार कि पाकिस्तान से मुतल्लिक़ा जब भी ख़बर आती है इंटरनेशनल लेवल पर, बड़ी बुरी ख़बर आती है। ये जो बड़े कम ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त की जाती हो, या किसी जगह से पैकर्स निकल आते हैं, या किसी जगह से स्मगलर निकल आते हैं, या किसी जगह से दहशतगर्द निकल आते हैं, किसी जगह पे कत्लो गारत करी, लड़ाई मार कुटाई जो होती है वो आ जाती है। तो ये बड़ी बुरी चीज़ है। मेरी तमाम उन पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, कोई खुदा खौफी करें। आपकी जो गलती है उससे पाकिस्तान बदनाम होगा, आपका अपना मुल्क बदनाम होगा। पहले बदनामियां हमारी थोड़ी हैं कि आपने भी अब ये सिलसिला शुरू कर दिया। तो ये बड़ी वैसे अफसोसनाक ख़बर है। सिदरा नौशीन जो है ना, काश इसको कोई एहसास होता, कोई ख्याल करती, अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखा होता, अपने मुल्क का, अपने मज़हब का, अपने नाम का, लेकिन इसने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा। अब इसके बाद ज़ाहिर है इसको 21 साल कैद की सज़ा हो गई है। ये भी कम है, इसको ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बस आखिरी एक चीज़ मुझे आपसे इसी बारे में डिस्कस करनी है कि अब हम क्या डिफेंड करें किसी के सामने जाके कि हम कुछ गलत नहीं करते, जब कहा जाता है कि पाकिस्तान का सारा ब्रेन बाहर जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान का। ये ब्रेन है जो ड्रेन हो रहा है। हाँ, बस ये मतलब कुछ 56,000 बंदे पता चलता है, कभी 51,000 बंदे पता चलता है, किसी को डिपोर्ट किया जा रहा है, किसी को ऑफलोड किया जा रहा है। तो ये लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, जिनके मुतल्लिक हम कीमती लोग समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का तारुफ जो है वो गलत लोगों के हाथ आ गया है, और ये लोग पाकिस्तान का तारुफ हैं, जबकि ये लोग पाकिस्तान का तारुफ नहीं है। नहीं है, पाकिस्तान का तारुफ कुछ और लोग हैं जिन्होंने कमाल कर दिया हो दुनिया में। जिन्होंने कमाल कर दिए, जिन्होंने और दुनिया में कमाल उनकी कर दिया, इनकी वजह से वो इनकी हमारे वजह से पाकिस्तानी बदनाम हो रहे हैं बाहर। बदनाम हो रहे। बिल्कुल ठीक है। तो नाजरीन, ये था स्पेशल व्लॉग। आपने बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।